नमस्कार विद्यार्थियों। आज के इस खास प्रस्तुति में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम हिंदी साहित्य के एक बेहद खूबसूरत यात्रा वृत्तांत पर चर्चा करने वाले हैं, जिसका शीर्षक है आखिरी चट्टान तक। सच मानिए, ये कोई साधारण पाठ नहीं, बल्कि एक बहुत ही रोमांचक सफर है। मेरा नाम रश्मि विश्वास है और मैं केंद्रीय विद्यालय मासिमपुर से हूँ। आज के इस शानदार साहित्यिक और भौगोलिक सफर में आपकी मार्गदर्शक बनकर मुझे सच में बहुत खुशी हो रही है। हम सब मिलकर शब्दों के जरिए कन्याकुमारी के उन अद्भुत दृश्यों और वहाँ के स्थानीय जीवन को इतनी करीब से महसूस करेंगे जैसे हम खुद वहीं खड़े हों। चलिए जल्दी से देख लेते हैं कि आज के हमारी रूपरेखा क्या है। सबसे पहले लेखक परिचय, फिर भौगोलिक सौंदर्य, उसके बाद सैंड हिल पर सूर्यास्त, लहरों का भय, स्थानीय संस्कृति और अंत में शब्द संपदा। तो बढ़ते हैं पहले भाग की ओर, जो है लेखक और पाठ का परिचय। हम बात कर रहे हैं प्रसिद्ध लेखक मोहन राकेश जी की। इनका जन्म सन 1925 में पंजाब के अमृतसर में हुआ था। इन्होंने नाटक, उपन्यास, कहानी, साहित्य की कई विधाओं में अपनी कलम चलाई है। आषाढ़ का एक दिन और लहरों के राजहंस जैसी इनकी रचनाएं तो आपने शायद सुनी ही होंगी। अब ये जो पाठ है, आखिरी चट्टान तक, ये उनका लिखा एक बेहद सजीव यात्रा वृत्तांत है। इसमें कन्याकुमारी की सुंदरता को शब्दों में कुछ इस तरह पिरोया गया है कि बस पढ़ते ही पूरा दृश्य आंखों के सामने आ जाता है। दूसरा भाग है कन्याकुमारी का भौगोलिक और ऐतिहासिक सौंदर्य। पाठ की शुरुआत में ही लेखक लिखते हैं कि अरब सागर, हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी, इन तीनों के संगम स्थल सी वो चट्टान जिस पर कभी स्वामी विवेकानंद ने समाधि लगाई थी। जरा सोचिए, हर तरफ से पानी की मार सहती हुई वो चट्टान खुद भी जैसे समाधि में लीन लग रही थी। हिंद महासागर की वो ऊंची ऊंची लहरें और आसपास की स्याह चट्टानों से उनका टकराना, ये वर्णन उस जगह की विशालता और उसकी ऐतिहासिक गरिमा को कितनी गहराई से महसूस कराता है। अब इस ऐतिहासिक संदर्भ को और अच्छे से समझने के लिए दो खास शब्दों के अर्थ जान लेना बहुत जरूरी है। पहला शब्द है समाधिस्थ, जिसका अर्थ है ध्यान में मग्न होना या तपस्या करना, बिल्कुल वैसे ही जैसे स्वामी विवेकानंद उस चट्टान पर ध्यान मग्न हुए थे। और दूसरा शब्द है क्षितिज। ये वो काल्पनिक रेखा है जहां दूर से देखने पर धरती और आकाश एक दूसरे से मिलते हुए दिखाई देते हैं। तो इस पैराग्राफ का मुख्य भाव क्या है? दरअसल कन्याकुमारी केवल एक भौगोलिक स्थान नहीं है, बल्कि इसका अपना एक बहुत ही गहरा ऐतिहासिक महत्व भी है। तीन तीन विशाल महासागरों का मिलन और उस असीम जलराशि को देखकर लेखक को यह एहसास होता है कि प्रकृति के इस विराट रूप के सामने एक इंसान का अस्तित्व है ही कितना, बिल्कुल एक छोटे से कण जैसा। यहाँ ये सोचना दिलचस्प है कि वो कौन से तीन महासागर थे जिन्होंने लेखक को इतना सोचने पर मजबूर किया। बिल्कुल सही, अरब सागर, हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी। चलिए अब आते हैं तीसरे भाग पर, सूर्यास्त और सैंड हिल। लेखक सैंड हिल यानी रेत के एक ऊंचे टीले पर सूर्यास्त देखने जाते हैं। वो लिखते हैं कि सूर्य पानी की सतह के पास पहुंच गया था। सुनहरी किरणों ने पीली रेत को एक नया सा रंग दे दिया था, और फिर जैसे ही सूर्य का गोला पानी की सतह से छुआ, ऐसा लगा मानो पानी पर दूर तक बस सोना ही सोना ढुलाया हो। है ना कितना जादुई दृश्य? ये वर्णन इतना जीवंत है कि लगता है वो सुनहरी चमक हमारी अपनी आंखों के सामने तैरने लगी है। इस खूबसूरत प्राकृतिक दृश्य को पूरी तरह से सराहने के लिए आइए इन दो शब्दों को देखते हैं। पृष्ठभूमि, जिसका सीधा सा अर्थ है किसी दृश्य के पीछे का हिस्सा, और दूसरा शब्द है स्याह, जिसका मतलब है एकदम गहरा काला रंग। लेखक ने माहौल बनाने के लिए इन शब्दों का क्या कमाल का इस्तेमाल किया है। यहाँ सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात यह है कि कैसे पल पल उस दृश्य के रंग बदल रहे थे। पहले जो पानी एकदम सोने की तरह चमक रहा था, वो धीरे धीरे लहू जैसा लाल हो गया। फिर कुछ ही पल बाद वो लाल रंग बैंगनी हुआ और अंत में सब कुछ स्याह यानी काले रंग में डूब गया। प्रकृति के बदलते रंग दिन से रात होने का एक बहुत ही नाटकीय और रहस्यमयी चित्रण पेश करते हैं। चलिए अब जरा रुककर एक सवाल का जवाब ढूंढते हैं जो पाठ के अभ्यास खंड से लिया गया है। सवाल है, लेखक ने सूर्यास्त का मनोहारी दृश्य कहाँ से देखा? क्या वो विवेकानंद चट्टान थी, पश्चिमी क्षितिज था या सैंड हिल? इसका सही जवाब है विकल्प ग, सैंड हिल से। ये तो पाठ के विवरण से एकदम साफ हो ही जाता है।
आगे बढ़ते हैं चौथे भाग की ओर, लहरों से संघर्ष और भय। दिन के समय जो प्रकृति इतनी शांत और रंग बिरंगी लग रही थी ना, वही रात होते ही एकदम भयानक रूप ले लेती है। बढ़ता हुआ समुद्र का पानी और वो स्याह चट्टानें लेखक के मन में एक अजीब सा अज्ञात भय पैदा कर देती हैं। ये प्रकृति के दो बिल्कुल अलग रूपों का विरोधाभास है, और कहीं न कहीं ये लेखक के मन की बदलती हुई स्थिति को भी दिखाता है। अंधेरे में रास्ता भटकने के बाद लेखक अपनी घबराहट को बयां करते हुए लिखते हैं कि समुद्र में पानी बढ़ रहा था। तट की चौड़ाई धीरे धीरे कम होती जा रही थी। पानी से बचने के लिए उन्होंने अपने जूते उतारकर हाथ में ले लिए और एक ऊंची लहर से बचकर इस तरह दौड़े जैसे सचमुच वो लहर उन्हें अपनी लपेट में लेने आ रही हो। इस हिस्से को पढ़ते ही ना एक अजीब सी घबराहट और जल्दबाजी का एहसास होता है, बिल्कुल धड़कनें तेज करने वाला। पानी का इस तरह अचानक से बढ़ना लेखक के अंदर एक स्वाभाविक डर पैदा कर देता है। वे चट्टान की नुकीली नोकों पर पैर रखते हुए किसी तरह हांफते हुए ऊपर पहुंचते हैं, जहां से बाद में वो सुरक्षित नीचे कूद जाते हैं। ये घटना हमें क्या सिखाती है? यही ना कि इंसान स्वभाव से चाहे कितना ही साहसी या रोमांच पसंद करने वाला क्यों ना हो, जब बात प्राकृतिक शक्तियों की आती है तो वो अक्सर खुद को असहाय ही पाता है। आइए पाठ की समझ को परखने के लिए एक और मजेदार प्रश्न पर विचार करते हैं। जब लेखक सबसे ऊंचे टीले पर पहुंचकर कहते हैं कि सिर्फ मैंने उस चोटी को पहली बार सर किया हो, तो इस कथन में उनका कौन सा भाव छिपा है? क्या ये करुणा है, विनम्रता है या संतुष्टि? सही जवाब है ग, संतुष्टि। ये दरअसल किसी मुश्किल प्रयास के पूरा होने पर मिलने वाली एक गहरी दिली संतुष्टि को दर्शाता है। अब आते हैं अपने पांचवें भाग पर, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, स्थानीय संस्कृति और जनजीवन। यहाँ एक स्थानीय युवक लेखक को बताता है कि वहाँ के कुल 8,000 की आबादी में लगभग 100 स्नातक यानी ऐसे युवा हैं जिन्होंने अपनी उच्च शिक्षा पूरी कर ली है, और उनमें से ज्यादातर बेकार हैं। फिर वो युवक एक बहुत ही गहरी बात कहता है, जरा ध्यान से सुनिएगा। हम लोग सीपीयू का गूदा खाते हैं और दार्शनिक सिद्धांतों पर बहस करते हैं। ये अकेली पंक्ति हमारे समाज की एक बहुत बड़ी विडंबना और बेरोजगारी की कड़वी सच्चाई को एकदम खोलकर सामने रख देती है। अगर वहाँ के स्थानीय जनजीवन की बात करें तो एक तरफ नावों को ऊंची लहरों से बचाते हुए मल्लाह दिखाई देते हैं, तो दूसरी तरफ अपनी छोटी छोटी टोकरियों में शंखमालाएं बेचती स्थानीय युवतियां। उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देना और शंख सीपियों से सुंदर हस्तशिल्प बनाना, यह सब यहाँ की गहरी सांस्कृतिक परंपराओं का अटूट हिस्सा है। और आपको बता दूं, इसी हस्तकला से यहाँ के कई परिवारों की रोजी रोटी चलती है। पाठ का ये हिस्सा हमें बताता है कि उस बेइंतहा प्राकृतिक सुंदरता के पीछे एक बेहद कठोर जीवन संघर्ष भी छिपा हुआ है। शिक्षित युवाओं में बेरोजगारी है, पर फिर भी वो हार नहीं मानते। वो दार्शनिक सिद्धांतों पर चर्चा करते हैं। ये कन्याकुमारी के लोगों की बौद्धिक गहराई और उनके रोजमर्रा के संघर्ष का बहुत ही मार्मिक चित्रण है। अब सोचने वाली बात यह है कि प्राकृतिक सौंदर्य के पीछे छिपे इस संघर्ष को वहां जाने वाले आम पर्यटक आखिर कितनी बार देख या समझ पाते हैं। और अंत में हमारा छठा और आखिरी भाग, मुख्य शब्द संपदा और अर्थ। चलिए पाठ खत्म करने से पहले इन महत्वपूर्ण शब्दों को फटाफट दोहरा लेते हैं। स्याह का मतलब है काला, सिहरन यानी कांपना या थरथराना, बीहड़ का अर्थ है ऊबड़ खाबड़ रास्ता, अर्घ्य का मतलब होता है पूजा में अर्पित करने योग्य वस्तु जैसे जल चढ़ाना, और कडलकाक ये समुद्री पक्षियों की एक विशेष प्रजाति है। सच कहूं तो इन सटीक शब्दों के प्रयोग ने ही लेखक की भाषा को इतना सजीव और असरदार बना दिया है। और बस इसी के साथ हमारी ये अद्भुत व्याख्या संपन्न होती है। ये सच में सोचने वाली बात है ना कि एक यात्रा कैसे न सिर्फ हमें नई जगहों से मिलाती है, बल्कि हमारे सोचने के नजरिए को भी कितनी गहराई से बदल देती है। इसलिए जब भी किसी सफर पर जाएं तो प्रकृति और वहां के लोगों को इसी तरह गहराई से महसूस करने की कोशिश जरूर करें। आज की इस प्रस्तुति में हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।